जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों, ये भारतीय राज्य व्यवस्था का वीडियो है बेसिकली ये, ठीक है। ये आपको यूपीपीएससी जो पीसीएस का प्री एग्ज़ाम है, आरओ री एग्ज़ाम और जूनियर असिस्टेंट वीडियो वीपीओ आदि जो भी इनकमिंग जो भी फ्यूचर में जो एग्ज़ाम है सभी के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम्स क्यों ना हो, ठीक है। एसएससी और ये सब में, क्योंकि जहाँ पर भी जीएस या जीके पूछा जाता है ना, वहाँ पर ये इस तरीके के प्रश्न आपको, इस तरीके के फैक्ट्स जो है वो देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो इसको बहुत ध्यान से देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसको, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। पीडीएफ वगैरह मैं सेंड करता रहता हूँ, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन कर लीजिए उसको आप, ठीक है। बहुत सारी जानकारी देता रहता हूँ, बहुत कुछ उस पर मैं फ्री का जो पीडीएफ है वो सब मैं शेयर करता रहता हूँ, ठीक है। तो आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। ये इसका दूसरा पार्ट है। अगर आपने नहीं देखा है इसके पहले जो भी एक पार्ट मैंने डाला है, देख लीजिए, क्योंकि जो संविधान की जो जो निर्माण प्रक्रिया है, कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, ठीक है। ब्रिटिश क्राउन में क्या हुआ, कितने सारे ब्रिटिश क्राउन से पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत क्या प्रावधान, ऐसे क्या प्रावधान हुए जो संविधान निर्माण में सहायक हुए, और उसके बाद हम आज जो है ब्रिटिश क्राउन के अंडर में जो प्रावधान हुए उनकी बात करेंगे, जो कि 1858 से शुरुआत होती है ब्रिटिश क्राउन की, जो प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट रूप से वो शासन में आ जाता है, ठीक है। आपको पता है कि आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में भी कि 1857 की क्रांति होती है। क्रांति के बाद अंग्रेज़ों में अपनी नीतियों के में बहुत अमूलचूल परिवर्तन होते हैं, ठीक है। अमूलचूल परिवर्तन किए जाते हैं और 1858 का एक अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, जिसे कि गुड गवर्नेंस एक्ट भी कहा जाता है, उसको पास किया, ठीक है। उसको पास किया जाता है, तो वहीं से फिर ये शुरू होता है आगे का कार्यक्रम, ठीक है। तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिएगा इसको, ठीक है। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, थोड़ा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसको, ठीक है दोस्तों में। तो मैं इसको आगे कंटिन्यू करूँगा, ठीक। चलिए, भारतीय संविधान निर्माण में जो जितने भी अधिनियम और ये सब पारित हुए, उसके बाद उसी क्रम में ये जो पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी के उसमें रहे, ठीक है। फिर 1858 से मैंने बताया कि ये जो है सब ब्रिटिश क्राउन के प्रत्यक्ष शासन में आ गया, तो वहाँ से ये सब शुरुआत हुई। तो देखते हैं हम आज 1858 से शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए, इसका एक अन्य नाम भारत की बेहतर सरकार के लिए अधिनियम, ठीक है, गुड गवर्नेंस एक्ट भी बोला जाता है इसको। महारानी विक्टोरिया भारत की सामग्री घोषित की गई सामग्री नहीं साम्राज्ञी, ठीक है। और कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। यहाँ पे ब्रिटिश क्राउन का ये प्रत्यक्ष शासन यहाँ पे लागू कर दिया गया। ध्यान रखिएगा ये चीज़, ठीक है। पूछा भी जाता है प्रश्न में कि प्रत्यक्ष जो ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष शासन है कब से प्रारंभ हुआ, तो 1858 से। भारत का जो गवर्नर जनरल था, अब उसको भारत का वायसराय कहा जाने लगा। और कौन बना ये, तो ये याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, ये बना। ये प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश जो प्रतिनिधि था, ये ब्रिटिश क्राउन का, ये प्रत्यक्ष रूप से उसका प्रतिनिधि था ये, ठीक है, भारत का जो गवर्नर जनरल था। चलिए, यहीं से शुरुआत होती है। दोहरी सरकार संस्था जो व्यवस्था है उसको यहाँ पे मतलब समाप्त कर दिया जाता है। यहाँ पे जो निदेशक मंडल जो थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और ये जो ये थी परिषद, नियंत्रण परिषद, इसको समाप्त कर दिया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा। इसी अधिनियम में भारत का एक राज्य सचिव नामक पद का एक सृजन किया जाता है, जो कि उसके पास समस्त भारत की जो है प्रशासनिक शक्ति उसके पास ही रहती थी। कुछ भी काम करना है तो गवर्नर जो है, गवर्नर जनरल, वो भारत सचिव को बताएगा कि भाई ये हमें करना है, ये चीज़ें हम करेंगे, ठीक। इसी में भारत परिषद के लिए एक 15 सदस्य एक भारत परिषद बनाया गया। भारत का राज्य सचिव एक पद बनाया गया और एक परिषद बनाई गई, ये 15 सदस्यीय, ठीक है। उसमें जो अध्यक्ष जो है वही था भारत का राज्य सचिव, और ये एक सलाहकारी जो है निकाय था। और सलाह किसको देता था, तो ये क्राउन को, ठीक है, ये याद रखिएगा। भारतीय परिषद अधिनियम 1861, वो 1858 में जो प्रावधान हुए हो गए, उसके बाद ये सारे प्रावधान अब आगे शुरुआत होते हैं धीरे धीरे। ये 1861 में शुरुआत हुआ, ये आया जो प्रावधान, ठीक है। इसमें क्या किया, देखिए, इसमें भारतीय जो विधान परिषद थी उसका विस्तार किया गया। बेसिकली विस्तार में क्या क्या, जैसे कि अतिरिक्त सदस्य 6 न्यूनतम थे और उनकी अधिकतम संख्या 12 कर दी गई, ठीक है। भारतीयों को यहाँ पे अनुमति मिली गैर सरकारी सदस्य के रूप में, कम से कम आधे मतलब उस परिषद में रखे जाएंगे, ठीक है। उनका कार्य केवल विधायन का था, प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी गई थी, याद रखिएगा। जो
गैर सरकारी सदस्य थे यानी कि जो भारतीय थे उनको प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी गई थी। 2 वर्ष के लिए नामित किए जाते थे। कौन नामित करता था? वायसराय नामित करता था। 1862 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा ये 4 लोग ये नामित किए गए थे। 4 नहीं, ये 3 ही लोग थे। कौन कौन? बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव। इनका नाम याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। ये 3 लोग जो है वो 3 भारतीय मनोनीत किए गए थे। ठीक है, ये 1861 वाले में, तो ध्यान रखिएगा। विधायिका का विकेंद्रीकरण किया गया। कैसे? विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि जैसे शक्तियों का बंटवारा कर देना। इसका जो शाब्दिक अर्थ समझने की कोशिश करिएगा। विधायन शक्ति पुनः स्थापित की गई। कैसे? किनकी? तो जो बॉम्बे और मद्रास की शक्तियाँ वापस ले ली गई थी वो इनकी शक्तियाँ दे दी गई। भाई जाइए आप अपना विधायन, अपने जो विधि नियम कानून है बनाइए वहाँ पे। नई विधान परिषदें स्थापित की गई। कहाँ पे? तो बंगाल में 1862 में, उत्तर पश्चिमी प्रांत 1886 में और पंजाब और बर्मा में 1897 में। ठीक है। वायसराय की जो कार्यपालिका परिषद थी, एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल थी, उसमें 5वां सदस्य एक विधि सदस्य, 4 सदस्य तो होते ही थे, 5वां सदस्य जोड़ा गया विधि सदस्य। ठीक है, ये याद रखिएगा। और इसी के तहत इसको प्रधान सेनापति की भी वो दे दी गई, सदस्य बन सकता था इसमें प्रधान सेनापति, भारत सचिव द्वारा वो नियुक्त होने पर। ठीक है, वो सदस्य इसमें बन सकता था। कार्यपालिका परिषद में उसको भी जगह दे दी गई। 6वां जो सदस्य बना वो ये लोक कार्य हेतु जुड़ा। कब? 1874 में। तो ये भी याद रखिएगा। 5वां कौन जुड़ा था? 5 सदस्य, ये विधि सदस्य, और ये 6वां जो है वो लोक कार्य के लिए। ठीक है। वायसराय की शक्तियाँ देखिए, अब यहाँ पे अलग अलग चीज़ें अलग अलग दे दी गई। जैसे परिषदीय कार्य हेतु ये बना सकता था, नियम जो आदेश है बना सकता था। ठीक है। प्रांतों के लिए गठन, उनमें सीमा परिवर्तन, ये सब कर सकता था। ठीक है। वीटो पावर भी इसको दिया गया। केंद्रीय विधायन, जो प्रांतीय विधायन, उस पर वीटो पावर भी लगा सकता था। आपातकाल, अध्यादेश, ये सारी जो आप अभी संविधान में, भारतीय संविधान में देखते हैं, कहीं न कहीं ये सब जो प्रावधान हैं वो ये इधर आपको देखने को मिलेंगे ये। ठीक है, जो कि भारतीय संविधान में भी हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत हुई। 1861 वाला ही चल रहा है अभी इसमें। ठीक है, तो इसकी शुरुआत जो है ये लॉर्ड कैनिंग द्वारा। ठीक है, कार्यपालिका परिषद में पोर्टफोलियो सिस्टम जो आज आप देखते हो ना, बोलते हैं ना कैबिनेट मिनिस्टर, ये इनको सहकारिता मंत्रालय, इनको गृह मंत्रालय, इनको ये, उनको फला, उनको ये, तो ये सब कहाँ से शुरुआत हुई? ये सब इसी जो 1861 वाला जो अधिनियम था, यहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो कैबिनेट प्रणाली की जो आधारशिला है यहीं से रखी गई। ठीक, याद रखिएगा। प्रत्येक सदस्य को एक विशिष्ट विभाग का उत्तरदायित्व दिया गया यहाँ से। ठीक है, प्रशासनिक कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए ये सारे जो पोर्टफोलियो सिस्टम है वो इसीलिए शुरुआत की गई। अब आता है नेक्स्ट जो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 वाला आता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? प्रतिनिधि प्रणाली शुरुआत की जाती है, उसकी ओर ये पहला कदम है। ठीक है, बहुत सीमित अर्थों में लागू किया गया था हालांकि, लेकिन प्रतिनिधि प्रणाली के रूप में ये एक शुरुआत हुई यहाँ से। ठीक, अब देखिए इसमें कई सारे थे, जैसे कि कई चीज़ें हुई। केंद्रीय विधायिका एक तो थी ही, जो आपकी गवर्नर की जो लेजिस्लेटिव थी, एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल थी वो थी। उसमें न्यूनतम 10 और अधिकतम 16 सदस्य हो सकते थे। प्रांतीय विधायिका में 8 और 20 सदस्य हो सकते थे। ठीक है, मतलब न्यूनतम 8 और अधिकतम 20। गैर सरकारी सदस्यों की संख्या भी बढ़ाई गई यहाँ पे, लेकिन यह है कि गैर सरकारी में जब मैं बोलूँ तो आप ये समझिएगा कि जो गैर सरकारी होते थे, अधिकांशता उसमें जो है वो भारतीय नागरिक ही होते थे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए, और क्या क्या हुआ इसमें जो 1892 का अधिनियम था? तो इसमें जो है निर्वाचित जो गैर सरकारी सदस्य थे, अप्रत्यक्ष रूप से उनका निर्वाचन होता था प्रांतीय विधायकों द्वारा, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा। ठीक है, ये 2 जगहों से होते थे। प्रांतीय विधायिका में देखिए नगर पालिका उनको भेजता था, विश्वविद्यालय से आते थे, व्यापार संघ से आते थे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से आते थे और जिला परिषद, ये इतनी जगहों से ये आते थे। ठीक है, ये यहाँ से जो निर्वाचित गैर सरकारी सदस्य होते थे, यहाँ से उनको भेजा जाता था। जैसे मनोनयन होता है ना, उसी तरीके से मनोनीत कर दिया जाता था। या चुनाव भी होता था तो वो अप्रत्यक्ष रूप से, जैसे आपने विधान परिषद का चुनाव देखा है कहाँ से होते हैं, वैसे ही ये भी है अलग अलग जगहों से। वहाँ भी तो यही होता है ना, ये अध्यापक जाते हैं, फिर जो ये ग्रेजुएशन वाला वो होता है उससे जाते हैं। ठीक है, नगर पालिका से जाते हैं, तो अलग अलग जगहों से जाते हैं। ठीक है, इसमें और क्या क्या प्रावधान किया गया? तो बजट पर केवल चर्चा करने का अधिकार दिया गया। आपने देखा कि 61 में
प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, यहाँ पे प्रश्न पूछ सकते थे। प्रस्तावित विधेयकों पर संशोधन का सुझाव मात्र देने का अधिकार था, मतलब सुझाव दे सकते थे, बाकी कुछ नहीं। उसमें ये नहीं बोल सकते थे कि नहीं नहीं सुझाव ये सुधार किया ही जाए। प्रश्न पूछने का अधिकार इनको यहाँ पे नहीं था। सार्वजनिक हित के मामलों में 6 दिन पूर्व की सूचना देकर पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, यानी कि प्रश्न तो पूछ सकते थे लेकिन पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। इसके पहले तो वो भी नहीं था 61 वाले में। मतदान का अधिकार नहीं था, उत्तर जो प्राप्त करने का अधिकार नहीं था, यानी कि प्रश्न पूछने का अधिकार जो है वो 2 जगहों पे, जैसे 2 क्राइटेरिया थे। क्या? एक तो सार्वजनिक हित का कोई अगर प्रश्न हो तो उस पर पूछ सकते थे, और 6 दिन पहले सूचना देना कि भैया 6 दिन पहले बता दो कि मैं आज से 6वें दिन में ये प्रश्न पूछूंगा। और उस पर आपको पूरक प्रश्न नहीं, मान लो आपने प्रश्न पूछा कि कितने लोगों को भर्ती किया गया भारतीय नागरिकों को सेना में, या कितने लोगों को सिविल सेवा में भर्ती किया गया, तो उस पर आपको सिर्फ जवाब दे दिया जाएगा कि भैया 10 लोग। अब उसमें से कहाँ से क्या है, अगर आप उस पर और कुछ पूरक प्रश्न का मतलब यही होता है कि आपने दोबारा उसी प्रश्न को पूरक वो करने के लिए फिर से प्रश्न पूछ लिया। यानी कि आपने पूछा कि भाई 10 भारतीय मान लो बता दिया कि भर्ती किए गए, तो आपने पूछ लिया कि किस राज्य से कितने आए, तो वो बोलेगा नहीं ये सब नहीं बताएंगे, हो गया। तो वो अधिकार था ही नहीं, बताएंगे क्या, वो अधिकार ही नहीं था। और मतदान भी नहीं कर सकते थे, और ये भी नहीं था उत्तर प्राप्त करने का अधिकार। ठीक, अब आता है भारत परिषद अधिनियम 1909। इसको मार्लियामेंटो सुधार भी कहा जाता है। यहीं से जो कह सकते हैं कि बांटो और राज करो वाली नीति है, यहाँ से जो है वो बहुत एकदम उभर कर सामने आ गई। ठीक है, ब्रिटिश जो अंग्रेज़ जो थे उनका जो बांटो और राज करो वाला ये था, ठीक है, यहाँ से शुरुआत हो जाती है। गांधी जी ने इस एक्ट से क्या कहा था कि इस एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया। गांधी जी ने इसको, अब इनके गांधी जी के वक्तव्य से आपको पता चल जाएगा कि ये क्या क्या कह रहे हैं कि इस एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया। इस तरीके से इसको मैंने बताया कि मार्लियामेंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, रैमजे मैकडॉनल्ड ने क्या कहा था इसके बारे में, ये सुधार प्रजातंत्रवाद और नौकरशाही के मध्य एक अधूरा और अल्पकालीन समझौता है। मतलब रैमजे मैकडॉनल्ड ने भी कहा था। ये रैमजे मैकडॉनल्ड कौन है, जो कि आगे 1932 में आपको इनके बारे में आगे पता चलेगा। ठीक है, ये आगे भी आएंगे, ये देखिएगा इनको। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व तो यहीं से शुरुआत होती है। ठीक है, ये होता क्या है बेसिकली देखिए, तो पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत यहीं 1909 जो मार्लियामेंटो सुधार एक्ट आया था, एक्ट था, ये इसी से शुरुआत होती है। यहाँ पे क्या करा इन्होंने कि मुस्लिमों के लिए अलग जो है वो पृथक निर्वाचन मंडल ही बना दिया। यानी जैसे नॉर्मली क्या होता है आजकल, हम जैसे अपने संविधान में पाते हैं कि कोई एससी कोई एसटी के लिए सीट वो है, बुक है, आरक्षित है, एससी के लिए, एसटी के लिए, है ना, इस तरीके से। तो वहाँ क्या है कि वहाँ एससी एसटी है, और उसको जो है कोई भी जो वहाँ के उस इलाके में जो भी रह रहा है, चाहे वो अन्य जनरल कास्ट का हो, कोई भी हो, वो भी उसको वोट देगा। लेकिन ये पृथक निर्वाचन में क्या होता था कि मुस्लिम जो प्रत्याशी है वही खड़ा होगा वहाँ पे, और सिर्फ मुस्लिम मतदाताओं द्वारा ही वो चुना जाएगा। समझ रहे हैं आप किस तरीके का ये यहाँ पे सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत की थी, किस तरीके की जो दुर्भावना है वो डाल दिया था लोगों में कि भाई अरे ठीक है, अगर आपने निर्वाचन प्रणाली दे दी कोई बात नहीं है, लेकिन वहाँ पे कम से कम आपको जो भी लोग रह रहे हैं, जो भी, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी धर्म या संप्रदाय से जुड़े हुए लोग हों, उनको वोटिंग का अधिकार तो आपको देना चाहिए। लेकिन आपने ऐसा किया कि भाई मुस्लिम का व्यक्ति खड़ा होगा और उसे सिर्फ मुस्लिम लोग ही वोट देंगे। अब ये अगर मुस्लिम ये चुनकर आएगा बंदा मुस्लिम के हिसाब से, वो इनके जो अन्य धर्म के लोग जो भी रह रहे हैं वहाँ पे, उनकी जो उसकी जो भावना है उनके प्रति ऐसे ही रहेगी कि इनको तो क्या, इनके लिए क्या काम किया जाए, इनको छोड़ो यार, इनको रहने दो, ये इनसे तो वोट मुझे वैसे भी नहीं लेना है। तो ये तरीके होते हैं। ये तरीका था जो ब्रिटिश ने यहाँ पे मतलब जहर बोने का, एक तरीके से जहर का बीज बोया था यहाँ पे। सांप्रदायिकता की शुरुआत यहीं से हो गई थी। ठीक है, आगे इसका जो भयावह रूप है वो आपको आगे भी दिखेगा, और इसकी जो संतति हुई, इसका जो परिणाम हुआ वो आपको जो विभाजन के रूप में देखने को मिलता है। ठीक है, विधायिका का यहाँ पे विस्तार किया गया। केंद्रीय जो है वो 16 से बढ़ाकर 60 सदस्य कर दिए गए। प्रांतों में भी 30 सदस्य
कर दिए गए, कहीं 50 भी कर दिए गए। बम्बई, मद्रास, बंगाल संयुक्त प्रांत में 50 कर दिए और 30 यहाँ पंजाब, वर्मा और असम में। ठीक है। विधायिका सदस्यों का वर्गीकरण कैसे किया गया? तो इस तरीके से किया गया। पदेन सदस्य होते थे जो कि वायसराय या गवर्नर के जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में होते थे वो पदेन सदस्य होते थे विधायिका के। ठीक है। मनोनीत सरकारी सदस्य कौन करता था? गवर्नर जनरल। यहाँ पे जो गैर सदस्य, इनका भी मनोनयन गवर्नर जनरल ही करता था। निर्वाचित गैर सदस्य, सरकारी सदस्य, ये विभिन्न भारतीय वर्गों द्वारा चुनाव किया जाता था इनका। ठीक, तो इस तरीके से याद रखिएगा इनको भी। अभी विधायिका में बहुमत तो एक तो होता था कि केंद्रीय में जो सरकारी सदस्य हैं और गैर सरकारी सदस्य जो कि प्रांतों में, तो इस तरीके से ये बहुमत होते थे। विधायिका का कार्य विस्तार कैसे? तो क्या क्या कर सकते थे यहाँ पे? पूरक प्रश्न यहाँ पे दे दिया कि भाई ठीक है, अब तुम बजट पे प्रश्न पूछ सकते हो और पूरक प्रश्न भी पूछ सकते हो। ठीक है, उस पे प्रश्न पूछ सकते हो। ठीक, बजट में चर्चा लेने और प्रस्ताव लाने का अधिकार, मतदान देने का अधिकार, ये सब नहीं था। ठीक है, याद रखना। ये चीज़ तो कर दिया था यहाँ पे, लेकिन ये चीज़ नहीं कर सकते थे। लोकहित मामलों में प्रस्ताव जो है वो लाने का अधिकार बाध्यकारी नहीं था ये। ठीक है, ला भी सकते थे, नहीं भी ला सकते थे। भारतीय सदस्यों का जो मनोनयन है वो कैसे करते थे? तो वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, बस एक बार देख लीजिए इसको। 2 सदस्य जो भारत राज्य सचिव की परिषद से आता था, 1 सदस्य जो है एक वायसराय परिषद से, 1 गवर्नर परिषद से, 1 सदस्य जो है कार्यपालिका परिषद से। ठीक है, ये अलग अलग। तो इसमें जैसे ये सबसे पहले जो थे ये 1909 वाले ही अधिनियम से ये SP सिन्हा जो विधि सदस्य के रूप में विधायिका में इसमें मनोनीत हुए थे, तो ये याद रखना इनको। ठीक है, पहले थे ये। स्थानीय संस्थाओं हेतु पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया, जैसे अलग अलग जो प्रेसिडेंसी थी तो उनके लिए, फिर चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो बंगाल का था, विश्वविद्यालय, फिर जमींदार, ये सब अपना अपना जो है ये भेजते थे प्रतिनिधित्व। ठीक, भारत शासन अधिनियम आता है 1909 नहीं, 1909 तो हो गया, 1919। ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता था बेसिकली। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया इसमें, जो ये थे, जैसे वहाँ लॉर्ड मिंटो, ये मार्ले मिंटो था ना, मार्ले और मिंटो। तो मार्ले और मिंटो, अब ये क्यों बोला जाए मार्ले और मिंटो सुधार क्यों बोला गया? तो ये मिंटो यहाँ पे गवर्नर जनरल था। ठीक है, भारत में गवर्नर जनरल था, और ये मार्ले क्या था? ये भारत सचिव था। ठीक है, क्या था? भारत सचिव। उसी तरीके से यहाँ पे मॉन्टेग्यू क्या था? भारत सचिव था, जो कि ब्रिटेन में बैठता था, और गवर्नर जनरल यहाँ का चेम्सफोर्ड था, जो कि यहाँ भारत में था, ये भारत का गवर्नर जनरल। इसलिए ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार और मार्ले मिंटो सुधार इस तरीके से कहा जाता है इनको। ठीक, तो वो मैंने इसलिए बता दिया कि आपको पता रहे कि ये दो नाम क्यों लिखे जा रहे हैं। तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस पर कहा था, ये भारत का ब्रिटिश संविधान है। ये आया था जब भारत के लिए उच्चायुक्त पद का यहाँ पे सृजन किया गया, यहाँ पे बेसिकली लंदन में बैठेगा वो, उसके कार्य दे दिए गए। ठीक है, ये सारी चीज़ें बता दी गई, और उसका जो वेतन है वो भारतीय राजस्व से ही दिया जाता था। राज्य सचिव की कुछ शक्तियाँ भी उसको प्राप्त थीं। ठीक, बेसिकली ये चीज़ याद रखना कि एक भारत के लिए जो है उच्चायुक्त का पद का सृजन किया गया, और वो बैठता ही कहाँ था? वो लंदन में ही बैठता था। केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई। ठीक है, केंद्र में द्विसदनीय की विधायिका की स्थापना की गई। यहाँ देखिए, द्विसदनीय वही जो लोकसभा राज्यसभा जैसे हम आजकल देखते हैं, है ना। राज्यों में भी कई कई जगह पे विधान परिषद भी है और विधानमंडल भी है। ठीक है, मतलब विधानसभा में विधानसभा है, विधान परिषद है। ठीक है, और कहीं कहीं नहीं भी है, सिंगल ही है, लेकिन केंद्र में तो है, राज्यसभा है, लोकसभा है। ठीक, उसी तरीके से इसमें दिया गया है। ठीक है, द्विसदनीय यहाँ पे विधायिका का प्रारंभ हुआ। भारत में प्रशासनिक विषयों का विभाजन कर दिया गया। ठीक, केंद्रीय विषय, ये राष्ट्रीय महत्व के मामले, रक्षा, विदेश संबंध, ये सब। ठीक, ये सब किसके पास थे? ये सब थे गवर्नर जनरल के पास। ठीक, और प्रांतीय विषय ये सब जो थे ये राज्यों को दिए। ठीक है, बजट का पृथक्करण कर दिया गया कि भाई ठीक है, केंद्रीय बजट जो है वो जो सेंट्रल वो थी वो बनाएगी लेजिस्लेटिव, और जो प्रांत वाला था वो अलग कर दिया, बोला अपना आप बनाइए, प्रांतों के लिए अलग दे दिया वो। ठीक है, तो ये हुआ। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का यहाँ पे प्रावधान किया गया 1926 में, जिसका गठन होता है बाद में आगे चल के। ठीक, ये याद रखना। पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, अभी हमने देखा था कि जो 1909 वाला मार्ले मिंटो वाला सुधार था उसमें सिर्फ मुस्लिमों के लिए दिया था पृथक निर्वाचन प्रणाली। अब ये काम कर दिया आगे 4-5 और, कैसे? जो सिख थे उनके लिए भी दे दिया।
ठीक है। तो ये जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली थी उसका विस्तार कर दिया गया। किसको किसको दे दिया गया, देखिए यहाँ पे देखिए, सिखों के लिए दे दिया गया, ईसाइयों को दे दिया गया, आंग्ल भारतीय जो एंग्लो इंडियन थे उनको दे दिया गया, यूरोपियन जो थे उनके, तो अब बचते कौन है यहाँ पे फिर, ठीक है। उस समय के भारत में फिर क्या बच रहा था, बहुत ज़्यादा थोड़ी बच रहा था, फिर सबके लिए अलग कर दिया। और 1935 का जो आता है उसमें तो और भी कर देता है, और भी मतलब एकदम वो मचा देता है पूरा एकदम भयंकर तरीके से। उसमें दलितों को भी अलग कर देता है वो, ठीक है। मतलब हिंदुओं को भी वो बांट देता है कि बोला भाई दलितों के लिए अलग कर दो और जो उच्च जाति के हैं उनको अलग कर दो। मतलब कितना इनकी सोच देखिए आप ब्रिटिशर्स की, कि इनको इकट्ठा होने ही मत दो, अगर ये इकट्ठा हो गए तो ये दिक्कत कर देंगे, ये समस्या खड़ी कर सकते हैं। इस वजह से देखिए इनकी नीतियाँ देखिए, आपको पता चलेगा, ठीक है। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली लागू कर दी, ठीक है। प्रांतों में भी वही आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। आरक्षित में ये अवशिष्ट शक्तियाँ कार्यपालिका सदस्यों की सलाह पर, ठीक है। और हस्तांतरित जो भी प्रांतीय मंत्रियों थे उनके लिए था ये, ठीक। राज्य सचिव व वायसराय का हस्तक्षेप नहीं होता था हस्तांतरित वाले में, ठीक। लेकिन जो आरक्षित थे उसमें वो उसी के अंडर में था, ठीक है। आंशिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना यहाँ से मतलब शुरू होती है। प्रांतों में विधायक के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों द्वारा प्रशासन, पहली बार यहाँ पे उत्तरदायी शब्द का प्रयोग होता है इस अधिनियम में, तो ये चीज़ याद रखना महत्वपूर्ण है, पूछ सकता है ये शायद प्रश्न पूछा भी गया है कि उत्तरदायी सरकार की जो स्थापना है वो यहीं से शुरुआत होती है, ठीक, ये ध्यान रखना ही। फिर आता है भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है। इसके पहले जो वो गोलमेज सम्मेलन होता है उसमें जब लास्ट वाला तृतीय गोलमेज सम्मेलन था उसमें रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कर दिया था। क्या था वो, बेसिकली वही जो मैंने बताया कि जो पृथक निर्वाचन प्रणाली थी उसको तो इतना विस्तार तो कर ही दिया था 1919 वाले में, ईसाइयों, सिखों और एंग्लो इंडियन, यूरोपियन अलग अलग कर दिया था, मुस्लिमों को पहले ही दे दिया था। और उसमें सांप्रदायिक पंचायत में क्या किया इन्होंने, दलितों के लिए भी कर दिया, मैंने बताया ना अभी थोड़ी देर पहले। तो वो बहुत ज़्यादा वो मतलब एक तरीके से मतलब एक क्या कह सकते हैं कि अति कर दी एक तरीके से, ठीक है। तो उस पर फिर गांधी जी अनशन पे बैठ गए थे। फिर गांधी जी और अम्बेडकर के बीच समझौता होता है जिसे पूना पैक्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। तो वो सारी चीज़ें हुई हैं, वो सारी चीज़ें हम और उसमें पढ़ सकते हैं। बेसिकली हम अभी जो संविधान का निर्माण देख रहे हैं उसमें तो यही सारी चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है। वो सब इतिहास और इसमें हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, ये बृहत्तम आधार स्रोत इसमें भारत का वर्तमान का जो संविधान है भारत का, उसमें 2/3 जो भाग हैं वो इसी से ले लिए गए हैं सीधे सीधे, ठीक है। तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 हमने देखा कि जो क्रम चला आ रहा है अधिनियमों का, वो उसमें अब हम 1935 वाले अधिनियम में पहुंच गए हैं। तो ये जो वर्तमान जो भारत का संविधान है, इसमें बहुत सारे जो प्रावधान हैं वो सीधे सीधे इसी अधिनियम से उठा करके रख लिए गए हैं, लगभग 2/3 ये प्रावधान, ठीक। तो ये याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आगे इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे, क्या क्या चीज़ें बताई गई थी। देखिए मैं एक तो इसमें अखिल भारतीय संघ का प्रावधान किया गया, जिसमें कि भारतीय जो ब्रिटिश भारतीय प्रांत थे व देसी रियासतें, इनको मिला करके एक अखिल भारतीय संघ का प्रावधान किया गया था। हालांकि ये बन नहीं पाया, ये ठीक है, कभी अस्तित्व में नहीं आ सका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें कि केंद्रीय जो विधायिका में क्या क्या परिवर्तन किए गए। तो इसमें देखिए केंद्रीय सदन जो है वो उसका कार्यकाल 5 वर्ष हुआ। राज्य परिषद या उच्च सदन जो था वो स्थायी निकाय बना दिया गया। 1/3 सदस्य उसके जो है वो प्रति 2 वर्ष में कार्यमुक्त होते थे, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हुई इसमें। प्रांतों में द्विसदनीय विधायिका स्थापित की गई। 6 प्रांत, बिहार, बंगाल, संयुक्त प्रांत, बॉम्बे, असम, मद्रास, ठीक है। विधान परिषद उच्च सदन और विधानसभा निम्न सदन, ये शुरुआत की गई यहाँ से 1935 वाले में। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो ये वाला पोर्शन बहुत अच्छे से पढ़िएगा इसको, ठीक है। 2 बार देख लीजिएगा वीडियो को। संघ सूची, इसमें देखिए अब यहाँ पे विधायी शक्तियों का विभाजन कर दिया गया। संघ सूची, समवर्ती सूची, प्रांतीय सूची, अवशिष्ट शक्तियाँ। अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास रहती थी, वायसराय के पास, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। केंद्रीय विधायिका हेतु क्या क्या मामले थे वो सारे दिए हुए हैं, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं इसी जो अधिनियम के तहत 1935 के अधिनियम के तहत ही संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, ठीक है, दिल्ली में वर्ष 1937 में। मुख्य न्यायाधीश इसके प्रथम कौन बने थे, सर मॉरिस ग्वेयर,
ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, बढ़िया, ये मतलब महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है, ठीक। और 6 सदस्य थे इसमें, ये सर मोहम्मद सुलेमान और SMR जयकर, ये दोनों भारतीय थे, इनका नाम जरूर याद रखिएगा, ठीक। क्या पता पूछ ले, जयकर और सुलेमान साहब। सभी जज ब्रिटिश क्राउन द्वारा नियुक्त होते थे, संवैधानिक व अंतर प्रांतीय विवादों हेतु, ठीक है, तो ये याद रखना। और क्या चीज़ें हुई इसमें बहुत सारे प्रावधान किए गए थे। ये लोक सेवा आयोग की स्थापना किया, संघ में भी और राज्य में भी, ठीक। जैसे कि आप अगर उत्तर प्रदेश का पढ़ेंगे तो इसी अधिनियम के तहत 1937 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी, या उस समय संयुक्त प्रांत था तो संयुक्त प्रांत लोक सेवा आयोग ऐसे करके, ठीक है, तो ये याद रखना। और 2 या 2 से अधिक संयुक्त के लिए भी, मतलब ये तीनों चीज़ें इसमें प्रावधानित की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई यहाँ, ठीक है, याद रखिएगा। मताधिकार का विस्तार किया गया, 14% जनसंख्या को मताधिकार, हालांकि अभी भी पूरा मताधिकार नहीं दिया गया था लेकिन बढ़ाया गया था थोड़ा। पृथक प्रतिनिधित्व का विस्तार किया गया यहाँ पे, वंचित वर्गों, अनुसूचित जाति, महिलाओं, श्रमिक वर्गों, ये सभी को अलग अलग कर दिया, ठीक। और क्या हुआ इसमें, तो भारत से जो अलग हुए क्षेत्र, इसमें किसको किसको अलग कर दिया गया, ये पूछा जाता है प्रश्न कि भारत से बर्मा कब अलग हुआ था, तो 1935 वाले अधिनियम से, ठीक। और एडन को कब अलग किया था, तो वो भी इसी अधिनियम के तहत। भारतीय परिषद यहाँ पे जो थी उसको समाप्त कर दिया गया, जिसका गठन की 1858 वाले अधिनियम से हुआ था, ठीक है। अब भारत राज्य सचिव हेतु सलाहकार दल गठित किया गया, ठीक। प्रांतीय द्वैध शासन यहाँ पे समाप्त कर दिया गया, प्रांतीय स्वायत्तता स्थापित की गई, प्रांतों में उत्तरदायी सरकार द्वारा जो है वो ये चीज़ें लागू की गई, ठीक, ये याद रखिएगा। गवर्नरों को उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर कार्य करना था, ये याद रखना। वर्ष 1939 में ये चीज़ समाप्त कर दी गई थी, 37 में शुरुआत हुई और 39 में समाप्त। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित, संघीय विषयों का जो विभाजन है, जैसे अभी बताया था ना कि किया था शक्तियों का विभाजन, तो वैसे यहाँ भी कर दिया, ठीक है, ये याद रखना। हालांकि कभी लागू नहीं हो पाया ये। 1935 के अधिनियम पर जवाहरलाल नेहरू का कथन क्या था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं, गुलामी का अधिकार है, दासता का आज्ञापत्र, तो ये इनके कथन याद रखना। ये कथन पूछे जाते हैं प्री में भी और आपको मेंस में भी लिखने के काम आएगा। अगर 1935 का अधिनियम के ऊपर अगर कुछ टिप्पणी लिखने के लिए आ गया तो इन लोगों के आप लिख सकते हो जो कथन है। गांधी जी ने भी कहा था इसको, आउटडेटेड पोस्ट डेटेड चेक कहा था। नए प्रांतों का गठन किया गया, कौन कौन बना, तो ये सिंध बॉम्बे से अलग कर दिया गया था इसको, और उड़ीसा बिहार से अलग कर दिया गया था, ठीक, याद रखना। अब आता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ठीक है। इसमें क्या है, ये माउंटबेटन योजना पर आधारित थी। बहुत सारे और भी बीच में 1935 से लेकर के और 1947 के बीच में बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, आप इतिहास में पढ़ते होंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा उसको डीप में चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन बीच में आप देखिए कि विश्व युद्ध भी होता है, ठीक है। उसमें फिर आपका क्रिप्स मिशन आता है, ठीक है, क्रिप्स मिशन आता है, फिर कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन जो है संविधान सभा का गठन करवाता है, इस तरीके से, ठीक है। वेवेल योजना, ये सारी योजनाएं बीच में ही चलती हैं। शिमला समझौता, है ना, ये सब बीच में ही होता है। तो उसको नहीं बता रहा हूँ मैं, वो इतिहास का एक तरीके से पार्ट है, या आगे हम कहीं पढ़ लेंगे उसको। लेकिन ये याद रखिए कि जो मेन चीज़ हुई, जहाँ से हमें संविधान का वो मिलता है क्रम बना हुआ, वो चीज़ हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो माउंटबेटन उस समय यहाँ पे ये थे गवर्नर जनरल, उनके ये योजना पर आधारित थी। इसको मनबाटन योजना भी बोलते हैं, ठीक है। 18 जुलाई 1947 को ये अधिनियमित किया गया, 15 अगस्त 1947 को लागू हो गया। ये डेट याद रखिएगा, ये वाली, ठीक है, ये ध्यान रखना। सीमा एक आयोग गठित किया गया, ठीक है, रेडक्लिफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारण हेतु, भारत और पाकिस्तान के बीच में ये सीमा निर्धारण के लिए ये आयोग गठित किया गया। ब्रिटिश भारत का जो विभाजन है वो 2 स्वतंत्र अधिराज्यों में, एक जो है वो भारत अधिराज्य वर्ष 1950 तक, पाकिस्तान अधिराज्य 1956 तक, दोनों को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी, ये अलग हो सकते हैं, ठीक है। हालांकि अभी भी देखिए राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेते हैं ये भारत पाकिस्तान। देसी रियासतें स्वतंत्र थीं, उनका कहने का मतलब था कि आप या तो पाकिस्तान में मिल सकते हैं या आप भारत में मिलिए, नहीं तो आप स्वतंत्र रहना है तो स्वतंत्र रहिए। ये चीज़ इन्होंने मतलब उनके सामने एक ऑप्शन दे दिया था।
ठीक है, जो देसी रियासतें थी। ठीक है, देखिए यहाँ पे वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया, अधिराज्यों में गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए। ठीक, ये सारी चीज़ें हुई वहाँ पे। ठीक है, भारत में माउंटबेटन बने थे और पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना। तो अलग अलग अपना, चूँकि अलग बन गया था पाकिस्तान, तो वो अपना जिन्ना साहब बन गए। कार्यपालिका परिषद यहाँ पे समाप्त कर दी गई, मंत्रिपरिषद द्वारा उसको मंत्रिपरिषद बना दिया गया। भारत का राज्य सचिव का जो पद था वो भी समाप्त कर दिया गया, राष्ट्रमंडल राज्य सचिव बना दिया गया। ठीक है, संविधान बनाने का अधिकार दिया गया, दोनों को बताया था मैंने आपको कि अलग अलग अपना बना सकते हो भाई संविधान, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो ब्रिटिश संविधान था उसी से काम किया जाए, तो वो अपना समाप्त कर सकते थे। अब हम आते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण पार्ट, ये हमेशा पूछा जाता है, कोई सा भी एग्ज़ाम हो आपका, छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा। भाग, संविधान के भाग क्या हैं, किससे हैं, क्या हैं, संबंधित हैं, वो सारे भाग आपको रटे होने चाहिए। देख रहे हैं, जैसे भाग 1 में अगर पूछा जाए तो क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, 2 में नागरिकता, 3 में मूल अधिकार, 4 में राज्य के नीति निषेध तत्व, 4 का में मूल कर्तव्य, 5 में संघ कार्यपालिका, ये मतलब इतने पार्ट हैं इसमें, ये भी याद रखिएगा। जैसे कि अगर पूछ ले कि भाग 5 में कितने पार्ट हैं, भागों ये कितने उसमें विभाजित है, तो भाग 5 भागों में विभाजित है। ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर भाग 6 उसमें विभाजित है। ठीक है, भाग 5 में और भाग 6 पार्ट में। ठीक, 7 में देख लीजिए, 7 जो है निरसित कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। 8 जो है यूटीज़ के लिए है, 9 पंचायतों के लिए, 9 का नगर पालिका, 9 खास सहकारी ये सोसाइटीज़, ये जो यहाँ पे 2011 में ये जो अमेंडमेंट हुआ था उसके तहत जोड़ा गया था ये 86 अमेंडमेंट। 86 था नहीं, 86 नहीं था, आप कमेंट करके बताइए कौन सा था। ठीक है, अनुसूचित जाति और जनजाति। ठीक है, तो ये भाग जो है मैं पहले भी बता चुका हूँ, भाग मैंने पहले भी बताया हुआ है, भाग और जो यहाँ के अनुसूचियाँ वगैरह हैं पूरे, ये सारी चीज़ें मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसको रटना ही है। और एक बात बताऊँ, आप सामने अपने जहाँ पे आप पढ़ने बैठते हैं टेबल पर, सामने फ्रंट में ये भाग चिपका लीजिए। ठीक है, भाग हो गया, SDGs हो गया, ये सारी चीज़ें जो है आप अपने फ्रंट पे रखिए, तो आप क्या है, जैसे आप पढ़ने बैठेंगे तो उनको एक बार देख लीजिए, अच्छा ये है, ओके, एक नज़र उसमें आप सरसरी निगाह से लगा लीजिए, तो वो क्या है, आपको चीज़ें कंठस्थ होती जाएंगी। यही तरीका होता है, जो चीज़ आपको भूल जाते हैं या नहीं याद होती हैं, वो आप अपने उसके सामने लगा के रखिए और उसको जब भी पढ़ने बैठिए तो एक बार उस पर नज़र ज़रूर फेरिए। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा, क्योंकि इनसे प्रश्न मैचिंग में आता है ये, या ये दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, भाग 13 में दे देगा कुछ, 14 में कुछ, तो आपको अगर पता नहीं है तो आप गलत कर जाओगे। इस तरीके से इसको याद रखना, ये सारे याद करना है आपको ये। ठीक है, ये भाग। ठीक, तो आज मैं इस वीडियो को यहीं तक रखता हूँ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, इसकी PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।